बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर जो है वो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। स्टूडेंट, हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास टाइम रिवर्सल टेस्ट है कि अगर आपको एक इंडेक्स नंबर गिवन है तो हम कहते थे कि रेसिप्रोकल ऑफ द इंडेक्स नंबर वी कैन से इट्स अ टाइम रिवर्सल टेस्ट, कि हम अपने टाइम को चेंज कर देते थे, जो कि हमारे पास नॉट क्या शो कर रहा होता था, नॉट शो करता था हमारे पास टाइम को, ठीक है। एंड हमारे पास क्या शोज कर रहा था, इंटरचेंज ऑफ इंडेक्स नंबर। सो हम कहते थे कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अगर वो पी ओ एन मल्टीप्लाई बाय पी एन हो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फॉर द इंडेक्स नंबर एंड टाइम रिवर्सल इंडेक्स नंबर के, अगर हमने उसका टाइम ही चेंज कर दिया तो अगर आंसर इज इक्वल टू 1 तो इट्स मीन टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो आपका इंडेक्स नंबर होता था वो क्या करता था, सेटिस्फाई कर रहा होता था। अब स्टूडेंट, हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है ये तो हमने पढ़ा था टाइम रिवर्सल टेस्ट में। सेकंड हम पढ़ते थे कि जो हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर गिवन थे जिनको हम क्या कहते थे, लैस्पियर्स, पैशेस, मार्शल, एजवर्ड या फिशर इंडेक्स नंबर हैं, उनमें से हमारे पास जो मार्शल और फिशर इंडेक्स नंबर था वो हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे थे टाइम रिवर्सल टेस्ट को। अब फैक्टर रिवर्सल जो टेस्ट है वो हमारे पास क्या है, हम देखें फैक्टर टाइम शो कर रहे हैं कि देखिए टाइम रिवर्सल टेस्ट में आप क्या कर रहे थे कि टाइम को ही रिवर्स कर रहे थे, ऑपोजिट कर रहे थे, कि जहां हमारे पास टाइम था वहां टाइम हम चेंज करके इंडेक्स नंबर, इंटरचेंज ऑफ इंडेक्स नंबर में कर रहे थे, और जहां इंडेक्स नंबर था वहां हम उसको टाइम में चेंज कर रहे थे, तो वो हमारे पास रिवर्स ऑफ द टाइम टेस्ट हो जाता था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसमें आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक तो प्राइस है, एक क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। हमारे पास जितने भी फार्मूलाज हम पढ़े हैं उनमें हम क्या करते हैं, या तो हमारे पास प्राइस है या क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी क्या है हमारे पास है, क्वांटिटी मीन कमोडिटीज़ आपके पास जो हैं, और कमोडिटीज़ मस्ट हैव द इम्पॉर्टेंस, इट्स ऑन इम्पॉर्टेंस है। प्राइस हमारे पास है तो प्राइस आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कमोडिटीज़ हैं उनकी जो प्राइस हमने मालूम करनी है, दैट्स मीन शो पी। अब स्टूडेंट, हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हमने मेन चीज़ क्या करनी है, देखिए हमने फैक्टर को ही चेंज करना है। इट्स मीन कि जहाँ हमारे पास प्राइस होगी वहाँ हमने क्वांटिटी कर देना है, जहाँ हमारे पास क्वांटिटी है वहाँ हमने क्या कर देना है, प्राइस कर देना है, कि हमने अपने फैक्टर को ही चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट, आज के जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। If the factor P prices and Q quantities occurring in the price index formula be interchanged so that a quantity or price index formula is obtained, then the products of two index number should be equals the value of index number। अच्छा स्टूडेंट, मेन चीज़ यहाँ तो हमने बात कर ली कि हमने P को Q में शो कर दिया, Q को P में शो कर दिया, बट जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट में जिस तरह हम पढ़ रहे थे कि जो रिज़ल्ट अगर आ रहा है 1 इट्स मीन कि ये टेस्ट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। बट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में आपके पास जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसमें अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, समेशन ऑफ पी एन क्यू एन, समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, इट्स मीन इट्स अ वी मीन अब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वी हम कहते हैं स्टूडेंट वैल्यू इंडेक्स नंबर। हमारे पास वी क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जो कि हमने वैल्यू इंडेक्स नंबर किस में डिस्कस किया था, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या था, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मेजर दी चेंजेस इन द क्वांटिटी। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या कहती थी, मेजर दी चेंजेस इन द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। तो जो ये आंसर है इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फॉर अवर टेस्ट फॉर 4 फार्मूलाज। फर्स्ट इज लैस्पियर, सेकेंड इज पैशेस, थर्ड इज मार्शल, एजवर्ड, एंड द फोर्थ वन इज, या हम कहते हैं लास्ट वन इज द फिशर। तो फर्स्ट हमारे पास है लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर, लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो फार्मूला था जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं वो क्या था हमारे पास, समेशन पी एन समेशन पी नॉट। मेन डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है कि जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन होती थी वो क्या होती है, बेस ईयर होती है। जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो आपके पास बेस ईयर होती है। ये तो हमारे पास आता है लैस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या है, लैस्पियर्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर।
अगर आपने फाइंड करना है फॉर द फैक्टर, फॉर अगर आप किसको टेस्ट करने लगे हो, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, तो जो हमारे पास क्या होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में, जहाँ आपके पास प्राइस है वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, QON इज इक्वल टू समेशन। देखिए स्टूडेंट, जहाँ जहाँ आपके पास प्राइस है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी में, और यहाँ जहाँ क्वांटिटी है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्राइस में। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, लास्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसमें हम कहते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर आता है, ये उसके इक्वल आता है, तो इट्स मीन कि जो लास्पियर्स है इट सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि मेरे पास क्या है, PON मल्टीप्लाई बाय QON। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, PN QN समेशन P0 Q0। ये लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है, और जो लास्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, ये आ जाएगा P0 एंड P0। अब स्टूडेंट देखें ये कहीं से कैंसिल आउट होते हैं, देखिए ये कोई भी कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है। इट्स मीन इट्स नॉट इक्वल्स टू टोटल वैल्यू, हमने क्या कहा था, वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल नहीं आ रहा। इट्स मीन इट डज नॉट सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो इट्स फेल्स टू सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो लास्पियर्स इंडेक्स नंबर्स फेल इन द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। कि अगर आप फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को लास्पियर्स को चेक कर रहे हो फॉर द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, टोटली फेल हो जाते हैं। वाई दे आर फेल, हाउ वी कैन जज, हम इसको कैसे जज कर रहे हैं कि ये जो कटिंग करने से या किसी भी तरीके से जो आपकी वैल्यूज़ हैं अगर वो वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल नहीं आ रही, दैट्स मीन कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमारे पास सेकेंड आ जाता है स्टूडेंट, हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, पैशेज इंडेक्स नंबर। अब पैशेज इंडेक्स नंबर में हमारे पास क्या आ जाता है वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो सेकेंड वन हम डिस्कस कर रहे हैं पैशेज इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट पैशेज इंडेक्स नंबर और लास्पियर्स इंडेक्स नंबर में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ क्या आ जाता है, क्वांटिटी में। कि जो हम लास्पियर्स में ले रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, बेस ईयर क्वांटिटी होती है, बट कमोडिटी ले रहे होते हैं। बट पैशेज इंडेक्स नंबर में जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या होती है, करंट ईयर होती है। इट्स ईयर टू ईयर चेंजेस इन द प्राइस इंडेक्स नंबर। बट अगर हम इसे चेंज करते हैं, यहाँ हमने P लिखा है ना, साथ में हम क्या लिखते होते हैं, PON मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं फाइंड करती हूँ इधर मल्टीप्लाई बाय QON भी करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ P की जगह क्या लिखती जाऊँगी, क्योंकि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है तो मेरे फैक्टर ही चेंज हो जाएंगे। जहाँ P है वहाँ मैं क्या लिख दूँगी, Q कमोडिटी Q, जहाँ Q हमारे पास है वहाँ हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, P में। अगर अब देखें ये कहीं से भी स्टूडेंट कोई भी वैल्यू कैंसल आउट नहीं हो रही है, इट्स मीन कि ये इक्वल नहीं है समेशन ऑफ PN QN एंड समेशन ऑफ P0 Q0 के, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, बल्कि ये टेस्ट भी इस पर क्या हो रहा है, आके फेल हो रहा है। नाउ अगर लास्ट वन हमारे पास सेकेंड लास्ट हमारे पास आ जाता है मार्शल एजवर्थ टेस्ट जो है, उसमें भी स्टूडेंट हमने सिंपली जो है इनके फैक्टर चेंज करने हैं। जहाँ प्राइस है वहाँ क्वांटिटी को चेंज कर देना और जहाँ क्वांटिटी है वहाँ प्राइस को चेंज कर देना। तो मैं अब डायरेक्ट आपको लिख देती हूँ क्योंकि आपको इतना तो समझ आ गया कि हमने करना क्या है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, ओरिजिनल फार्मूला ऑफ मार्शल प्राइस इंडेक्स नंबर, वो हमारे पास क्या है, ये होता है। अब अगर हमने फैक्टर चेंज करने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, QN समेशन ऑफ Q0, और यहाँ क्या आ जाएगा, PN प्लस P0 PN प्लस P0। तो आप देखेंगे ये भी कहीं से भी कटिंग करने से, आप इसको जिस तरीके से भी कटिंग कर लें, ये वैल्यू इंडेक्स नंबर के बराबर नहीं आएगा। इट्स मीन कि जो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर है वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ये फेल हो गया। अब स्टूडेंट जो मार्शल एजवर्थ हमने इंडेक्स नंबर पढ़ा था, हमने किस में पढ़ा था, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर फॉर द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये सेटिस्फाई कर रहा था, कैसे सेटिस्फाई कर रहा था कि ये इज इक्वल्स टू 1 आ रहा था, बट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में ये क्या हो गया है, फेल हो गया। नाउ स्टूडेंट लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशर इंडेक्स नंबर। अब हमने डिस्कस करना है फिशर इंडेक्स नंबर को
फॉर द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कि वो फुलफ़िल करता है या नहीं करता। फिशर इंडेक्स नंबर, तो फिशर इंडेक्स नंबर का जो हमारे पास फार्मूला होता है हम वो सिंपली लिख देते हैं और फिर आगे क्वांटिटी इन इंडेक्स नंबर का। अब फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फर्स्ट फार्मूला आपके पास क्या होता है, देखें आप अगर इसके लिए यूज़ कर रहे हो तो क्या है, पी एन समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट समेशन ऑफ पी एन समेशन ऑफ पी नॉट क्यू एन एंड क्यू एन। अब देखें स्टूडेंट, इट्स अ फार्मूला ऑफ लैस पेयर्स and it's a formula of patches, multiplication of both and taking the positive under root, we have the formula of Fisher index number। तो वो मेरे पास कौन सा फार्मूला आ जाता है for the Fisher index number। but now we are checking factor reversal test, हम चेक कर रहे हैं for the factor reversal test के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने जो हमारे पास आप कह सकते हो कि फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, इन्वॉल्व ओनली 2 फैक्टर हैं। फर्स्ट इज़ प्राइस एंड सेकंड इज़ क्यू इज़ क्वांटिटी कमोडिटी, ठीक है। तो अब यहाँ हमने अपने फैक्टर को रिवर्स कर देना है। रिवर्स आप फैक्टर कैसे करोगे, देखो समेशन ऑफ पी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू यूज़ करोगे समेशन ऑफ क्यू, तो क्यू नॉट क्यू एन, जहाँ प्राइस थी वहाँ हमने क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दी, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा प्राइस, पी नॉट फिर मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ पी एन क्यू एन एंड समेशन ऑफ पी नॉट, सॉरी यहाँ पी नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा क्यू, क्योंकि हम फैक्टर क्या करने हैं हमने रिवर्स करने हैं यहाँ, और यहाँ भी क्या आ जाएगा क्यू एन पी एन। अब स्टूडेंट हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इन दोनों पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर रूट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है फॉर दिस अंडर रूट से। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई हैं मैं वो आपको वो लिख कर बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ लिख रही हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ ये जो 2 हैं ये कैंसिल आउट हो गई। अब स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज़ जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं समेशन ऑफ पी एन क्यू नॉट summation of p naught q naught multiply with summation of p n q n summation of p naught q n multiply with summation of q n p naught summation of p naught q naught and p naught multiply by summation of q n p n and summation of q naught p n। अब देखें कटिंग क्या क्या चीज़ होती है हमारे पास, जो चीज़ कट सकती है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ हमारे पास क्या है पी नॉट क्यू नॉट, तो पी नॉट क्यू एन ये चीज़ कटिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, अभी आप बल्कि ये अंडर रूट भी ले रही हूँ मैं, ठीक है, अंडर रूट भी मैं एक अंडर रूट में करके इनको कटिंग कर रही हूँ। देखिए पी एन क्यू नॉट, तो ये चीज़ भी कटिंग होगी। बाकी क्या रह जाते हैं हमारे पास 2। अब कौन सी थिंग्स रह गई हमारे पास, सिर्फ 2 ही रह गई हैं। अब वो क्या है, देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा समेशन ऑफ पी एन क्यू एन का होल स्क्वायर समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट का होल स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर है ना, इट्स कट ये कटिंग हो जाते हैं फॉर द पॉजिटिव अंडर रूट से। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ रह जाती हैं वो पी एन क्यू एन समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, वैल्यू इंडेक्स नंबर के। ये हमारे पास किसके इक्वल है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। इट्स मीन इट सेटिस्फाई आवर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सो रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास कि फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ ऑफ द टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एंड एजवर्थ फिशर इंडेक्स नंबर जो हमारे पास था, मार्शल एजवर्थ फिशर इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर जो था वो हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट जो था उसको सेटिस्फाई करता था, बट इट फेल्स फॉर फुलफिल या सेटिस्फाइंग द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। बट जो हमने लैस पेयर्स और पैशेस इंडेक्स नंबर पढ़े हैं वो ना तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं और ना ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकेंड जो टेस्ट था फॉर द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वो भी कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स मेथड, हाउस होल्ड मेथड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड डेफिनेशन के हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर के आपके पास यूजेस क्या हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस किया था इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर था क्या? इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या था कि आपने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इंडेक्स नंबर की, हम कहते थे कि इंडेक्स नंबर इज अ क्वांटिटी विच मेजर द वेरिएशन इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या था? स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। इंडेक्स नंबर हमने क्या पढ़ा था? इंडेक्स नंबर इज अ क्वांटिटी विच measure the variation in variables with respect to time। हमारे पास क्या था? with respect to time और space, तो we can say it's a index number। तो index number हमारे पास क्या था? index number is the quantity which measure the variation in variable with respect to time। ओके स्टूडेंट, हमने index number को specified किया था, फिर main steps of the construction of index पढ़े थे, weighted and unweighted हमने पढ़ा, सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर को यूजेस क्या हैं, हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम फर्स्ट स्टेप से इसे डिस्कस करने लगे। स्टूडेंट कहते हैं कि द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस एंड हेल्प अस इन कंपेयरिंग द मूवमेंट in prices of one commodity with another. They are also designed to measure the changes in the purchasing power of money। स्टूडेंट, जब हम कहते हैं इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इट्स मीन वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज़। कि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वी हैव द बास्केट ऑफ गुड्स एंड थिंग्स। ठीक है, तो गुड्स एंड थिंग्स को जब भी हमने जज करना है, देखना है, तो वी आल्सो टेकिंग अवर प्राइस, तो हम प्राइस को मेजर करते हैं, उनमें वेरिएशंस को मेजर करते हैं, जो कि हमें क्या करता है? डिज़ाइन टू मेजर द चेंजेस इन द पार्टिकुलर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हमें जो पर्सनस हैं उनके परचेजिंग पावर ऑफ द मनी बताती हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूज़ है। हम क्या कहते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस। ये क्या करते हैं? मेजर चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस। तो फर्स्ट इसका हमारे पास यूज़ क्या आ गया है कि द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस एंड हेल्प इन कंपेयरिंग द मूवमेंट इन प्राइजेस ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर। और ये हमें किस में हेल्प करता है? कंपेयरिंग द प्राइजेस। हमें क्या कर रहे हैं? कंपेयरिंग प्राइजेस। तो ये हेल्प करता है फॉर कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ वन कमोडिटी टू द अनदर। तो ये हमारे पास क्या है? यूज़ है फर्स्ट इंडेक्स नंबर का, कि मेजर द चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस एंड इट्स आल्सो हेल्प्स फॉर कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ वन कमोडिटी टू द अनदर। कि हमें इस तरह जो हमारी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है उसके बारे में ये हमें बहुत हेल्पफुल करता है, हमें बताता है कि हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर था। नाउ द सेकेंड यूज़ हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोवाइड अ मेजर ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो हमें क्या बताते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सेकेंड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमें हेल्प है करते हैं। अब स्टूडेंट, ये हमने जो पीछे पढ़ा था कि हम चेन बेस्ड मेथड यूज़ कर रहे थे या हम यूज़ कर रहे थे फॉर द बेस पीरियड, तो हम क्या करते थे? एक ईयर को हम क्या करते थे कि एज अ बेस पीरियड सेलेक्ट कर लेते थे, फिर जो अदर ईयर्स होते थे, अदर ईयर्स, उनको हम क्या करते थे? कंपेयर करते थे। चेन बेस्ड मेथड जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसमें हम क्या करते थे चेन बेस्ड मेथड में, कि हमारे पास जो भी इंडेक्स नंबर होता था उसको हम ईयर टू ईयर कंपेयर करते थे। ठीक है, हम ईयर टू ईयर कंपेयर करने से हमें क्या होता था कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं
वो ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉफिट हासिल करते हैं कि उन्हें अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इट्स आल्सो इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्यों? कि हमें ये बताते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, ये उसी लेवल में जा रही है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए इंडेक्स नंबर। तो जो सेकेंड यूज़ ऑफ हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो क्या है? इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोवाइड अ मेजर ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन अ कंट्री। थर्ड है the quantity index number show the rise and fall in the volume of production, volume of exports and volume of imports. quantity index number, ठीक है। हमारे पास जो एक तो था प्राइस इंडेक्स नंबर, एक तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हेल्प्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लेकिन स्टूडेंट, हमने इंडेक्स नंबर में दो इंडेक्स नंबर पढ़े थे, डिवाइड किए होते। एक था प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फर्दर इनको डिवाइड किया था, वो हमने पढ़ा। अच्छा, प्राइस इंडेक्स नंबर में हम क्या कहते थे कि प्राइस इंडेक्स नंबर इज आल्सो यूज मेजर द चेंजेस इन द प्राइजेस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो वो क्या कहते थे? मेजर द चेंजेस इन द प्राइजेस, प्राइस इंडेक्स नंबर। बट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज आल्सो यूज टू मेजर द चेंजेस इन द क्वांटिटीज या वेरिएशंस इन द क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आपके टाइम के हिसाब से जो आपकी क्वांटिटी है, जो आपकी कमोडिटीज़ हैं या गुड्स हैं, उनमें जितना चेंज आ रहा है, उनमें जितनी वेरिएशंस आ रही हैं, वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हेल्पफुल होती है। वो हमें बताती है कि आपकी एक्सपोर्ट, कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो कितनी बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं। जो आपकी गुड्स, कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन है, जो आप चीज़ें प्रोडक्ट कर रहे हो, उन पे क्या असर पड़ रहा है, तो वो चीज़ जो है हमें क्या बताती है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर शो द राइज एंड फॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एक्स्ट्रा। इट्स अ थर्ड बेनिफिट या यूज ऑफ द इंडेक्स नंबर। फोर्थ वन हम कहते हैं कि द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइस इंडाइसेस आर यूज टू मेजर चेंज इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन द कंट्री। बाय द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मेंट द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अब देखिए, हम यूज़ कर रहे हैं फोर्थ वन इज द टर्म ऑफ ट्रेड। स्टूडेंट, ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड हमारे पास क्या होती है? जब हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स हो रही हैं तो वो हमें क्या बता रही है? ट्रेड बता रही है। ठीक है, एंड ट्रेड जो है वो एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ही मीनिंगफुल होती है। अब देखें, जो हमने पढ़ा कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हेल्प्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। तो हमें जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर क्या अफेक्ट पड़ा है, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो राइज हुई हैं, फॉल्स हुई हैं। तो वो जो डिस्कशन है हमें तमाम की तमाम हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है। तो जो एक कंट्री के लिए हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द ट्रेड है, वो वेरी यूजफुल हो जाती है बाय द यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था कि द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइस इंडाइसेस आर यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द कंट्री। बाय द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मेंट द रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। देन फिफ्थ वन हम क्या कहते हैं कि इंडेक्स नंबर आल्सो यूज्ड तो स्टूडेंट, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर पे जो हमारे पास फोर्थ वन था वो क्या था कि टर्म्स ऑफ द ट्रेड, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, जो कि हमने डिस्कस किया, इसको बता दें। अब फिफ्थ वन हमारे पास क्या आ जाता है कि इंडेक्स नंबर आल्सो यूज टू फॉरकास्ट बिजनेस कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड टू डिस्कवर सीजनल फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस साइकिल्स। तो हमारे पास जो बिजनेस कंडीशन है, फिफ्थ वन हमारे पास क्या है कि बिजनेस कंडीशन के लिए इंडेक्स नंबर जो है बहुत यूजफुल होता है। बिजनेस कंडीशन, बिजनेस कंडीशन के लिए क्या स्टूडेंट, हम जब करंट ईयर के हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं फॉर द करंट ईयर बाय द प्रीवियस ईयर, तो वो जो बिजनेस कंडीशन हमारी होती है ना कि आपकी बिजनेस कंडीशन जो सीजनल फ्लक्चुएशंस आ रही हो ये, तो उसके लिए इंडेक्स नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। देन हम 6 वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है
The consumer pricing index number indicate the movements in retail prices of consumption goods and services. These movements in prices help government in formulating its policies and taking appropriate economic measure. Student, तो हम इसको जो 6.1 है इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो गवर्नमेंट को क्या हेल्पफुल करता है, फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, कि जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर निकाल रहे हैं कि हमारी गुड्स की जो प्राइसेस क्या हैं या यूज़ क्या है, कमोडिटीज़ क्या हैं, रिटेल प्राइस क्या है, तो वो क्या करती है, वो हेल्पफुल होती है फॉर द गवर्नमेंट कि जब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनानी है तो उन्होंने देखना है कि गुड्स वाली साइड पे आपको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए हैं, आपको सर्विसेज में कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए हैं, तो ये फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ के लिए फॉर द गवर्नमेंट के लिए इंडेक्स नंबर जो है वो क्या हो जाता है, फॉर द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है फॉर कंपेयरिंग के लिए। अब जो लास्ट वन हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर आल्सो यूज टू मेजर इनरोलमेंट चेंजेस, इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, कि ये क्या होता है कि ये एजुकेशन में भी यूज़ हो रहा होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अगर आपने नोट करनी है तो इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो यूज़फुल है। परफॉर्मेंस के स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या पिछले साल से इस साल में परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है, क्या वो बेहतरी आई है, वो परसेंटेज राइज हुई है, फॉल हुई है, तो वो जो है आपको इंडेक्स नंबर के ज़रिए फॉर द ईयर कंपैरिजन के ज़रिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास था यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर थे, ये जितने भी हमने पढ़े हैं 7th, ये हमारे पास क्या थे, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। अब हमने क्या पढ़ना है कि जो लिमिटेशंस हैं हमारे पास, ड्रॉबैक्स हैं फॉर द इंडेक्स नंबर, वो हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास क्या आ जाती है, ड्रॉबैक, कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू प्राइस ऑल द गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज टू टेक इन टू अकाउंट ऑल चेंजेस इन क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट। वो क्या कहते हैं, नॉट प्रैक्टिकल जो है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल नहीं है कि हम तमाम गुड्स, नॉट प्रैक्टिकल टू काउंट ऑल गुड्स एंड प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, कि ये क्या है कि स्टूडेंट हम कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में तमाम चीज़ों और सर्विसेज की प्राइस मालूम करना और फिर चेंजेस, जो क्वांटिटी में चेंजेस आ रही हैं वो मालूम करना हमारे के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। सो इट्स अ लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर कि आप तमाम देखें गुड्स, अगर आप एक रीजन भी ले रहे हो या एक कंट्री ले रहे हो तो हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, लातादाद गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, तो तमाम की हम प्रैक्टिकल लाइफ में तमाम गुड्स की, तमाम सर्विसेज की हम जो हैं प्राइजेस जो हैं वो मालूम नहीं कर सकते। इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट है, इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग है, तो इंडेक्स नंबर यहाँ आके फेल हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ड्रॉबैक्स आ जाते हैं ऑफ द इंडेक्स नंबर या लिमिटेशंस है। अब सेकेंड हमारे पास आ जाता है कि since the construction of almost all index number is based on sampling of some kind, therefore the sampling error creep into their calculation। अच्छा, अब हमारे पास इंडेक्स नंबर जो आ जाता है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास, ये सैम्पलिंग में लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास जो इंडेक्स नंबर्स हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि हमने तमाम सर्विसेज और तमाम गुड्स की क्या मालूम करनी है, प्राइसेस मालूम करनी है। अब स्टूडेंट इट्स टू मच डिफ़िकल्ट इन प्रैक्टिस, ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल जाएंगे तो तमाम चीज़ों की प्राइसेस मालूम करना, सर्विसेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना, ये टू मच डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, सैम्पलिंग क्या है हमारे पास, सैम्पल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास सैम्पल होता है ये क्या होता है, हमारे पास पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है। क्या है, पार्ट ऑफ अवर पॉपुलेशन है, कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, आपकी जो टोटल तादाद है जिस जो आप सर्विसेज या गुड्स ले रहे हो, सैम्पल आप उसमें से थोड़े थोड़े करके चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, ये मैं वैसे स्टूडेंट्स की एक दे रही हूँ, या आप प्रोडक्शन की ले लो कि अगर आपके पास 10 शॉप्स हैं, आप 10 शॉप्स की तमाम गुड्स और सर्विसेज की जो है आपने प्राइस मालूम करनी है, तो इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग एंड हमारे पास फिनेंशियल तौर पे इतना हमारे पास नहीं कैटेगरी होती कि हम उसको फुल काउंट कर सकें। तो आप उसमें क्या करते हो कि 2 या 3 शॉप्स जो है एज ए सैम्पल सेलेक्ट कर लोगे, उन सैम्पल का आप डिटेल से जायज़ा लोगे,
उसको एनालाइज करोगे, उसकी गुड्स को, उसकी सर्विसेज की प्राइसेस को, ईच एंड एवरीथिंग, तो उस सैंपल की बुनियाद पे यू मेक द रिजल्ट, ठीक है, आप रिप्रेजेंट करोगे अपने रिजल्ट को। तो जो सैम्पलिंग मेथड है, सैम्पलिंग मेथड में हमारे पास क्या होता है कि वी हैव द बायस, ठीक है, हमसे क्या हो जाता है, बायस अकर हो सकता है, हमसे मिस्टेक्स अकर्स हो सकती हैं। तो जो सैम्पलिंग बायस अगर आ जाता है तो इट्स रिमेन क्रीप इन द होल्ड एंट्री, ठीक है, होल्ड जो तमाम इंडेक्स नंबर हम पा रहे हैं उन सब में जो बायस है वो आपका रहेगा। तो इट्स अ ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर के हम कहते हैं कि सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलमोस्ट इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग ऑफ सम काइंड, देयरफॉर द सैम्पलिंग एरर क्रीप इनटू देयर कैलकुलेशन, कि आपका जो सैम्पल एरर है वो आपकी कैलकुलेशन में एंड तक रहेगा। नंबर थर्ड जो लिमिटेशन हम कहते हैं कि द प्राइस इन डायसिस द चॉइस ऑफ नॉर्मल पीरियड इज डिफिकल्ट एज फ्यू पीरियड्स कैन बी रिगार्डेड एज द नॉर्मल फॉर ऑल द सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा स्टूडेंट, नॉर्मल पीरियड, हम नॉर्मल पीरियड किसे कहते हैं कि इन विच वी हैव द इकोनॉमी सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कि जब हमारी इकोनॉमी सेटिस्फाई होती है। अब देखें स्टूडेंट, अगर एक ईयर है उसमें ना कोई ज़लज़ला आया है, ना उसमें कोई कहत आया है, वो नॉर्मल रहा है इकॉनमी तौर पे, फिनेंशियल तौर पे अच्छा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके 10 ईयर्स में से सिर्फ एक ईयर ही नॉर्मल पीरियड रहेगा, ठीक है, हो सकता है वो 1 और वो 2 और मोर हो, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द बेस ईयर, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है कि बेस ईयर को सिलेक्ट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर द नॉर्मल पीरियड। क्या आप नॉर्मल पीरियड, अगर आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा ईयर ऐसे होते हैं जिनमें आपकी जो इकॉनमी है वो सेटिस्फाई रहती है, देन हाउ वी कैन डिसाइड दैट नॉर्मल पीरियड हमने कैसे सिलेक्ट करना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ वी कैन डिसाइड। तो इट्स अ ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर है, ये लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर है कि जहाँ आके हम फिर मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो ये हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर है। देन फोर्थ वन हमारे पास क्या है कि द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन मे नॉट क्वाइट एग्री। अगर हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं रिजल्ट मे नॉट सेम, रिजल्ट मे नॉट सेम यूजिंग डिफरेंट मेथड। स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर में जो एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि हमें जो भी मेथड दिया जाता है उसमें सब हमें साथ कुछ दे दी जाती हैं चीज़ें कि नहीं जी ये चीज़ होगी तो आपने ये मेथड यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या है कि रिजल्ट हमारे पास मे नॉट सेम यूजिंग डिफरेंट मेथड। अगर हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं कि जिससे हमें लगे कि सेम रिजल्ट आएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि ये हमारे पास इंडेक्स नंबर में क्या है, एक ड्रॉबैक है कि हमें जब भी कोई मेथड दिया जाता है उसके साथ हमें कुछ 2-3 पॉइंट दे दिए जाते हैं कि अगर ये चीज़ें अकर हुई तो आपने ये मेथड यूज़ करना। सो इट्स द लिमिटेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर है। देन फिफ्थ हम कहते हैं कि कंपैरिजन ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल ओवर लॉन्ग पीरियड इज नॉट रिलायबल। फॉर द लॉन्ग पीरियड अगर हमने चेंजेस नोट करनी है, वेरिएशंस नोट करनी है फॉर अवर लॉन्ग पीरियड, सो इंडेक्स नंबर इज नॉट यूजफुल फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर यूजफुल नहीं होता। लास्ट वन, ऑल इंडेक्स नंबर आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल द पर्पज। द यूजर are therefore strongly advised to essentially understand the purpose for which the index number has been used. All index number are not suitable for all purpose. हमारे पास क्या है, for all purpose all index number are not useful. हमें बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जहां एडवाइस दी जाती है कि अगर ये सिचुएशन अकर हुई तो तभी आपने ये वाला इंडेक्स नंबर अप्लाई करना है। तो ये क्या है, लिमिटेशंस है। स्टूडेंट, आज हमने जो डिस्कस किया है वो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, उनके फार्मूलाज क्या हैं, ठीक है, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर को, फिर उनको हम प्रैक्टिकल, एक तो थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि एग्जांपल हमने ली है जो कि चेन बेस इंडाइसेस यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। हमने चेन बेस इंडाइसेस तो फाइंड किए थे बट ज्योमेट्रिक मीन
अगर आपको कहते हैं बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन देन फाइंड द चेन इन डाइसेस, तो उसके लिए आपको एक मेथड को फॉलो करना पड़ता है। आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास ईयर्स गिवन है एंड कमोडिटीज़, 4 कमोडिटीज़ गिवन है। अब ईयर क्या गिवन है? 1991, 1992, 1993 एंड 1994। कमोडिटीज़ की जो प्राइजेज़ हैं दैट्स ऑल गिवन फॉर द 4 कमोडिटीज़। ठीक है, तो आपके पास जो 4 कमोडिटीज़ हैं उनको हम मेंशन करें A B C D से, उनकी जो हमारे पास प्राइजेज़ हैं वो गिवन है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी आपने लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने होते हैं तो आपने क्या करना होता है, अगर आपको बेस पीरियड नहीं गिवन तो आपने लिंक रिलेटिव क्या होता है कि आपने प्रीवियस पीरियड को एज अ बेस पीरियड लेते हुए सॉल्व करते हैं। अब लिंक रिलेटिव का जो आपको फार्मूला है, आपके पास जो लिंक रिलेटिव का फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है? PN प्राइस ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या फार्मूला है कि आपको फार्मूला गिवन होता है PN, इट्स मीन प्राइस ऑफ द करंट ईयर प्राइस जी ना 81 है। ठीक है, एंड PN -1। अब देखें ये हमारे पास क्या है, सेम रहेंगे, क्योंकि हम क्या करें प्रीवियस ईयर हमारे पास कोई भी नहीं है, हम एज एज्यूम 100 कर रहे हैं तो वो हमारे पास सेम रहेंगे। बट अगर हमने फाइंड करनी है लिंक रिलेटिव में प्राइस, तो हमारे पास प्राइस क्या है? 62 है। 62 हमने प्रीवियस प्राइस ली क्या है? 81, क्योंकि जो PN है इट शोज़ द करंट प्राइस, ये हमारे पास क्या करता है? करंट प्राइस को शो करता है। एंड PN -1 आपको शो करता है प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की क्या है हमारे पास? प्राइस 81 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आपका आंसर आएगा फॉर डूइंग द सोल्यूशन, सॉल्व करने से, फॉर डूइंग यूजिंग द कैलकुलेटर, तो आप लिखते हो 76 आपका टोटल आंसर आ जाता है। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो प्राइस है उसके लिए भी आपने सेम करना है कि आपने क्या लेना है कि 104 को लेना है, हमारे पास करंट ईयर ऑफ द प्राइस आ जाएगी बट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर यहाँ क्या है हमारे पास? 62 है, डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह इसके लिए आप कैसे करोगे? करंट ईयर प्राइस आपके पास 93 है, 93 से आप डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर 104 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी फाइंड करके लिख दिए हैं कैलकुलेटर, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको मेथड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। तो ये मैंने लिंक रिलेटिव्स सारे के सारे फाइंड कर लिए हैं फॉर द 4 कमोडिटीज़ की जिनकी प्राइजेस गिवन थी और आपने लिंक रिलेटिव निकालते। क्योंकि स्टूडेंट लिंक रिलेटिव हमने क्यों फाइंड किया? देखिए जब भी हमने चेन एंड डाइसेस फाइंड करनी है तो यू नीड लिंक रिलेटिव्स। तो लिंक रिलेटिव्स निकालने का मेथड आपको आता है, आप उसका फार्मूला पता है। अब स्टूडेंट हम अर्थमेटिक मीन के लिए लिंक रिलेटिव फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? फॉर द ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा अगर ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? हमारे पास log ऑफ x डिवाइडेड बाय n। हमारे पास log ऑफ x क्या होता है? जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं, हमारे पास जो x वैल्यूज़ हैं, जिस तरह यहाँ अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है जैसे कि हमारे पास 4 कमोडिटीज़ हैं, उनकी जो प्राइजेज़ है दैट्स ऑल अवर ऑब्जर्वेशन। तो हमारे लिए क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो उनका हमने क्या लेना है? उन ऑब्जर्वेशन का हमने लॉग लेना है, लॉग लेना है। और n जो होता है n आपको पता है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिससे आप इसे टोटल डिवाइड करते हो तो आपके पास ज्योमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लेते हुए अब हमने अपने आप को सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन को कि हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब सिंपली हमने पहले मैं एक बड़ी मेथड आपको बता देती हूँ, फिर मैं सॉल्व करके बता दूँगी। हमने कमोडिटीज़ के लिंक रिलेटिव्स तो फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए log ऑफ x। जब आप log ऑफ x निकालोगे, क्योंकि अभी हमने किसी भी x वैल्यूज़ का log नहीं लिया, जब आपके पास log ऑफ x की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने क्या करना है? आपने उसका सम लेना है, क्योंकि फार्मूले में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सम ऑफ log x, कि जो log आप x की ऑब्जर्वेशन है उनका log ले रहे हो तो उसको हमने सम करना है, सुमेशन करना है। तो यहाँ जितने भी log लिए होंगे फॉर द 4 कमोडिटीज़ वो हमने उनका सम यहाँ लिख देना। अच्छा स्टूडेंट ये तो हो गया सम। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाता है कि n या अदरवाइज k, इट शोज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आपने उससे डिवाइड करना है। तो हमारे पास कितनी कमोडिटीज़ हैं? 1 2 3 4, वी हैव द 4 कमोडिटीज़। तो आपने उस आंसर को 4 कमोडिटीज़ के साथ क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अच्छा अब एक और चीज़, हमारे पास अब लॉग कैसे आएगा? ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा? ठीक है, क्योंकि बोथ साइड लॉग होता है। तो जो लॉग होता है हमने क्या करना होता है कि अगर आपने प्रॉपरली ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो जो ज्योमेट्रिक मीन के साथ लॉग होता है ना, आप उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हो। तो यहाँ तो ये लॉग होता है, बट आप जब इसे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हो तो इट एक्सचेंज इनटू द एंटी लॉग, फिर सेम फार्मूला log ऑफ x
डिवाइडेड बाय n एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के, उसका हमने एंटी लॉग लेना है, देन हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फिर मैं अगली आपको बात समझाती हूँ। चेन इंडाइसिस तो आपको पता ही है कि इट्स अ चेन, क्योंकि हम इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रही। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, देखिए मैं इनके लॉग फाइंड करती हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से ऑलरेडी मैंने फाइंड करके रखे हुए हैं, मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, लेकिन आपने इनके लॉग्स फाइंड करने हैं। आपने कैसे फाइंड करने हैं, 81 का लॉग लेना है, 77 का लॉग लेना है। ये जो तमाम काम है ये कैलकुलेटर से होगा, और आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हो 119 का लॉग लोगे, 55 का लॉग लोगे। इस तरह इन तमाम वैल्यूज़ का जो आप लॉग लोगे उसके ऑब्जर्वेशन में आपके पास लिख देती हूँ। उसकी ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या आएगी, फर्स्ट आएगी 1.9085, देन आ जाएगी 1.8865, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 2.0755 एंड लास्ट वन इज़ 1.7404। इधर हमारे पास लॉग की क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1.8808, 1.8451, 2.0334, और यहाँ हम जो लॉग लेंगे उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी दिस वन। देन आपने अगेन इनका लॉग लेना है, तो आप जब लॉग लोगे तो इसकी जो वैल्यूज़ आ जाएगी आप वो लिख दो। फिर 161 का आपने लॉग लेना है। इसी आपने तमाम वैल्यूज़ जो है ना स्टूडेंट, उनका आपने कैलकुलेटर से अपने लॉग फाइंड करना है। लॉग हम क्यों फाइंड करें, क्योंकि जो हमारे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनमें लॉग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये आप खुद फाइंड करके देख लोगे, मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ, आप इससे कंपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम जो मेन हमें मेथड समझना है हमें वो समझ में आए। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गया लॉग की वैल्यूज़। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं लॉग्स की, उनका हमने क्या करना है, समेशन करना है। वाई वी डू समेशन, सम क्यों करें, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का, अगेन मैं लिख रही हूँ इसको, हमारे पास क्या है, जो फार्मूला है वो है समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय के, लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ हो रहा है, एन की जगह यूज़ हो रहा है। अगर मुझे यहाँ तक, अब मुझे देखें जो रिक्वायरमेंट है ना कि लॉग ऑफ एक्स तो हमने ले लिया, हमने तो तमाम वैल्यूज़ का क्या ले लिया है, लॉग ऑफ एक्स ले लिया। अब हमें इन्हें सम करना है। देखिए 1 2 3 4 इन वैल्यूज़ को आप सम करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम आप करोगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 7.6109। नेक्स्ट आपके वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगी जी 7.9325। देन नेक्स्ट वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएगी 8.4580, एंड लास्ट वन जो आपके पास आएगी 8.0092 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ मैं आंसर लिख रही हूँ कि आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। स्टूडेंट नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है, हमारे पास जो डिवाइड करके आएगा 1.9027, लास्ट वन 1.9831, 2.1145 एंड 2.0023। पहले मैं यहाँ तक आपको समझा दूँ स्टूडेंट, ये मैंने वैल्यूज़ पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई थी ताकि मैं आपको समझा सकूँ। कैलकुलेटर आप इजीली यूज़ कर सकते हो और आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो और फिर इससे कंपेयर कर सकते हो। देखिए हमने क्या किया, हमने लिंक रिलेटिव्स फाइंड किए हैं, क्योंकि हमें जब भी चेन इंडाइसेस मालूम करने हैं तो हमें अपनी प्राइजेज़ को लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने पड़ते हैं। लिंक रिलेटिव्स का जो फार्मूला है वो आपको पता है, हमारे पास क्या होता है, Pn-1 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें आपके पास Pn क्या है, करंट प्राइस है, Pn-1 क्या है कि करंट प्राइस से जो प्रीवियस प्राइस है, प्रीवियस ईयर की प्राइस है, आपने वो लेनी है एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने ये तमाम वैल्यूज़ के जो पहले क्या किए हैं, लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं। अब बिकॉज वी आर चूजिंग द एवरेज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास लॉग में आता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है आपने उसका लॉग लेना है। तो मैंने लॉग ले लिया इन सब का, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स मतलब वैल्यू जो भी है, लॉग 81, लॉग 77, लॉग 119, लॉग 55, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना होता है, सम लेना होता है। हम फार्मूले को देखे जा रहे हैं ना, आपने सम लेना है। तो सम लेते हुए आपने इनको जमा किया तो आपके पास क्या आ गया, 7.6109। इस तरह इसका सम की वैल्यू ये आ गई, ये सम आ गई, ये सम। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ हमारे में क्या चाहिए होती है, फॉर के, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड करना। अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, 1 2 3 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 4। व्हेन यू डू द डिवाइडिंग 4 यू हैव द आंसर ऑफ 1.9027। इसी तरह हमने इसको भी 4 से डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से, तो यू नीड
या यू गेट द आंसर ऑफ 1.9027, 1.9831, 2.1145 एंड दिस वन। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। ये हिस्सा तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। जब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, इट्स मीन आप GM, अब लॉग को आप सेकेंड साइड पे लेके जाओगे, क्योंकि हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन रिक्वायर्ड है, तो वी आर टेकिंग द एंटी लॉग और आगे वही फार्मूला जो आपने लिखा है, समेशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई k, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हैं। अब एंटी लॉग आपने किसका लेना है, ये जो वैल्यू है ना, जो आपके पास इस फार्मूले की वैल्यूज़ आई है, इस फार्मूले की वैल्यू क्या आई है, मैं वो लिख देती हूँ आपको। इसकी वैल्यू आपके पास आई है एंटी लॉग एंड 1.9027। तो जब इसका एंटी लॉग लोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, 79.9। तो आपने यहाँ क्या लिख देना है, 79.9। फिर नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगी, 96.2। आपने सेम प्रोसेस करना है, इसकी जगह वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, ये वाली वैल्यू लगानी है। इसी तरह फिर आ जाएगा 132 दिस एंड 100.6। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं, जो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं इस फार्मूले का, इनका एंटी लॉग लेना है तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, चेन इंडाइसेस फाइंड करना स्टूडेंट। चेन इंडाइसेस जो आप फाइंड करते हो वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप एक चेन बनाते हो। आप कैसे चेन बनाते हो वो मैं आपको बना के देती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जब हम चेन बनाएंगे तो इट्स मीन कि आपके पास जो फर्स्ट है वहाँ तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें चेन बनाने के लिए हमारे पास कोई प्रीवियस वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब चेन आप कैसे बना रहे हो, देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हो। अब कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मैं लिख कर बता देती हूँ। आप लिखोगे 79.9 मल्टीप्लाई बाई दिस वन 96.2 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, 76.9, ठीक है। चेन इंडाइसेस क्या है, देखिए चेन इंडाइसेस मीन यू मेक चेन बिटवीन द वैल्यूज़, ठीक है। आप चेन बनाते हो अपने वैल्यूज़ के दरमियान। अब देखिए 79.9 आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया। अब नेक्स्ट जो हमने चेन इंडाइसेस, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ना, आपने इसको और इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100। हम कैसे करेंगे, 76.9 मल्टीप्लाई बाय 130.2 डिवाइडेड बाय 100। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आएगा, 100.1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ हमने क्या लेनी है, नहीं सॉरी इसका 100.1 आ जाएगा। अब हमने 100.1 को इस लास्ट वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 100.1 मल्टीप्लाई बाय 100.6 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 100.7। तो जो आपके चेन इंडाइसेस हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगे, 79.9, 76.9, 100.1, 100.7। दीज आर ऑल द चेन इंडाइसेस। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमने चेन इंडाइसेस कैसे फाइंड किए हैं, अगेन स्टूडेंट आपको बता रही हूँ कि चेन इंडाइसेस आप एक चेन बनाते हो। चेन इंडाइसेस कैसे फाइंड करना है, जो आपके पास वैल्यू होती है और नेक्स्ट आप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइडेड बाय 100 करते हो। इसी तरह जो इसका आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100। इस तरह इसका जो आंसर आया उसको हमने नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास चेन इंडाइसेस आ गई। स्टूडेंट ये तो हमारा आज का क्वेश्चन था। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है या बजट मेथड क्या है, जिसको हम सॉल्व करेंगे।